Hello friends, welcome to Vanu IS. Today we are going to discuss World Health Organizations that published in Indian Express. As you know it very well, जैसा कि आप सभी जानते हो दोस्तों कि हमारा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है अभी के सुर्खियों में बहुत ज़्यादा रहा है। सबसे पहले मैं आप सभी को ये बात बता दूं कि सर कि आप इससे को जीएस पार्ट 2 से रिलेट कर सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हमेशा सर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती रही है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर लें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इसके इंट्रोडक्शन की बात कर ले दोस्तों। तो इंटरनेशनल हमारा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है एक स्पेसिफाइड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन के चार्टर का। ठीक है, आगे देखेंगे चार्टर क्या है। WHO सर एस्टेब्लिश्ड हुई 7 अप्रैल 1948 को और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। दोस्तों WHO क्या करती है, तो ये क्या करती है दोस्तों, डायरेक्ट करती है, निर्देश और कोऑर्डिनेट करती है इंटरनेशनल हेल्थ मैटर को और पब्लिक हेल्थ को। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगर आपकी बात करें दोस्तों कि अगर रोल ऑफ WHO इन पब्लिक हेल्थ, ठीक है, WHO का सर क्या रोल है पब्लिक हेल्थ में, अगर इसके बारे में डिस्कस करें दोस्तों तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। आइए इसे पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं दोस्तों। तो ये सबसे पहले क्या करती है दोस्तों, WHO जो काम करती है दोस्तों, एक लीडरशिप प्रोवाइड करता है जितने भी क्रिटिकल हेल्थ पोजीशन होते हैं उसमें, और पार्टनरशिप के रूप में भी काम करता है, ज्वाइंट एक्शन जहां पे जरूरत पड़ती है। दूसरी बात दोस्तों, ये रिसर्च एजेंडे के रूप में काम करती है और ऑथेंटिक नॉलेज प्रोवाइड करती है किसी भी डिजीज को लेकर के या फिर किसी भी ऑट स्प्रेड को लेकर के। तीसरी बात दोस्तों, सेटिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड एंड प्रमोटिंग मॉनिटरिंग देयर इम्प्लीकेशन। दोस्तों ये पूरी तरीके से सारे नॉर्म्स को, स्टैंडर्ड को देखकर किसी भी चीज़ को मॉनिटर करके उसे इंप्लीमेंट करती है। मतलब ये क्या है, एक इंप्लीमेंटिंग बॉडी है ना। WHO जो है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस का एक इंप्लीमेंटिंग बॉडी है जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी को अवेलेबल करवाती है। दूसरी बात दोस्तों, ये स्पष्ट रूप से एक नैतिक और एविडेंस बेस्ड पॉलिसी क्या करती है सर, ये मुहैया करवाती है लोगों को। ठीक है, इथिकल का मतलब नैतिक होता है और वो एविडेंस प्रूफ के साथ है ना, वो नैतिक भी होता है और वो प्रमाणिक भी होता है। और वैसे क्या करती है दोस्तों, आर्टिकुलेट करता है। आर्टिकुलेट का मतलब स्पष्ट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अगर देखा जाए कि WHO का क्या ऑब्जेक्टिव्स है, तो दोस्तों सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव है टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, इसका अगर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो एक है सर 3 लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन की बात करता है, ये हर लेवल के प्रिवेंशन की बात करता है। तीसरी बात अगर दोस्तों, तो टू डिफरेंशिएट हेल्थ एजुकेशन फ्रॉम हेल्थ प्रमोशन। देखिए ऐसा नहीं कि हेल्थ प्रमोशन को क्या करना, हम वो डिफरेंशिएट करता है, वो स्पष्ट रूप से हेल्थ एजुकेशन को और हेल्थ प्रमोशन को क्या करता है, वो डिफरेंशिएट करता है। डिफरेंशिएट प्राइमरी केयर फ्रॉम द प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, तो प्राइमरी केयर को और प्राइमरी हेल्थ केयर के बीच का भी डिफरेंशिएट करता है, डिफरेंशिएशन करता है। ठीक है, अगर अगली बात देखें दोस्तों, डिस्कस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ प्रमोशन। इसके बारे में भी बात करता है कि ये जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है हेल्थ में, है ना, जैसा कि पहले पता होगा दोस्तों कि आज जैसे आपको पता है दोस्तों Cas9 क्रिस्पर टेक्नोलॉजी टाइप के होते हैं, DNA एडिटिंग होती हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो क्या हो सर, जो हेल्थ एजुकेशन को लेकर के आज हमारा जो साइंस है और हमारा जो वर्ल्ड है, ये मॉडर्न एजुकेशन है, वो क्या हो सर बहुत आगे तक क्या हो सके, प्रोन्नति हो चुकी है, उसकी प्रोग्रेस हो चुकी है। फिर और भी दोस्तों, डिस्क्राइब द लास्ट में को सर, डिस्क्राइब द स्पेक्ट्रम ऑफ प्रिवेंशन। चाहे वो जितने भी तरह का, है ना, प्रिवेंशन का तरीका हो सके किसी डिजीज से बचने का, जैसा कि अभी आपको पता है कोविड-19 है, तो कोविड-19 से बचाने का एक कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड को वो देख रेख करती है और उसे सही और ऑथेंटिक नॉलेज प्रोवाइड करती है पूरे वर्ल्ड को, किसी भी ऑट स्प्रेड के द्वारा, ऑट स्प्रेड के लिए या फिर कोई वायरस को लेकर के। तो ये सारी चीजें क्या हो सर, ये इसका ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। आगे चलते हैं, इसका विजन क्या है दोस्तों, ये भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो विजन है दोस्तों कि द अटेनमेंट बाय ऑल पीपल द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ, है ना,
जो कहने का मतलब है दोस्तों, जो हेल्थ की सबसे जो कह सकते हैं जो क्लाइमेक्स होती है, उसको गेन करने का क्या है सर, इनका विजन है। मिशन क्या है? तो मिशन है दोस्तों टू लीड स्टैटिकल कोलैबोरेटिव एफर्ट अमंग द मेंबर, जितने भी क्या हो सर ये कंट्रीज हैं, उसको क्या करना है, एक स्टैटिकल कोलैबोरेशन करना, एक एफर्ट तैयार करना, और दूसरी बात दोस्तों उसे प्रमोट करना है। ठीक है, और सारे जितने मतलब हमारे सर जितने भी कंट्री हैं, मान लीजिए ये ए कंट्री है, ठीक है, बी कंट्री है, सी कंट्री है, डी कंट्री है, अब सबके बीच में क्या करो, लिंक पैदा करना। ठीक है, क्या हो सर, हेल्थ इशू को लेकर के। ठीक है, हेल्थ इशू को लेकर के, और बहुत सारे जैसे अब बहुत सारे एजेंसी हैं WHO का, तो उसके साथ मिल करके क्या करना, हेल्थ को प्रमोट करना। ठीक है, टू कॉम्बेट डिजीज से लड़ने के लिए, और इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना। क्या करेगी दोस्तों, इसका एक मिशन है कि क्या करना है कि भैया सिंपल सी बात है, पूरे कंट्रीज के बीच में कोलैबोरेशन होनी चाहिए, एक कह सकते हैं आम सहमति होनी चाहिए, और ये क्या हो सर, सारे कोलैबोरेशन के साथ जितने भी उसका ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन WHO का, उसके साथ मिल करके, या फिर इस देश का, जैसे क्या हो सर, आपके कंट्री के भी क्या हो सर, हेल्थ फैसिलिटी होगा, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसके साथ मिल करके ये WHO क्या कर सर, वर्क करेगी, और यह क्या हो सर, पीपल ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल क्या होती है सर, लाइफ ऑफ द पीपल को स्टैंडर्ड करता है, और इसे लेदेन करता है, मतलब इसे बढ़ाता है, बढ़ावा देता है। अब आते हैं दोस्तों अचीवमेंट ऑफ WHO, आज तक अचीवमेंट क्या क्या गेन किए हैं WHO ने, इसके बारे में भी थोड़े से हम लोग जानकारी हासिल कर लेते हैं कि WHO ने आज तक कौन कौन से अचीवमेंट हासिल किए हैं। देखो मैं ये पूरे प्रोस्पेक्टिव, ये तो मैं सर क्या हुआ आपको बैकग्राउंड में दे रहा हूं। ठीक है, अभी हम लोग करेंट के पास पहुंचेंगे, करेंट न्यूज क्या है, ये बैकग्राउंड हम लोग जान लेते हैं कि बैकग्राउंड है क्या भाई, ये WHO है क्या। तो दोस्तों जैसा कि पता है दोस्तों, 1947 से 1947 से ये क्या हो सर, ये टीबी इनऑकुलेशन ड्राइव को क्या हो सर लगा करके यूज करते हुए BCG वैक्सीन को क्या हो सर, सिंपल सी बात है, ये कहा जा रहा है कि टीबी को जो फैल हो रहा था, स्प्रेड कर रहा था, उसको BCG वैक्सीन के साथ क्या हो सर 1950 तक वो पूरी तरह से खत्म करने का काम करने का कोशिश किया, बट अभी तक वो मतलब कारगर नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप देख सकते हैं तो आप देख लीजिए 1955 में मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया, है ना, मलेरिया को खत्म करने का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। 1955 में देखा जाए दोस्तों, तो क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल एजेंसी टू रिसर्च ऑन कैंसर, कैंसर पे रिसर्च करने के लिए 1955 में WHO ने वर्क किया। 1967 से 1972 तक दोस्तों, है ना, इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, और इसमें बहुत हद तक क्या हो सर सफलता हाथ लगी WHO को। ठीक है, अगली बात हम लोग देखते हो दोस्तों, तो WHO ने क्या किया दोस्तों, अपना हेड क्वार्टर को एरिना विंग्स से कहां लेकर चला है दोस्तों, जेनेवा में लेकर चला है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पहले कहां था दोस्तों, एरिना विंग्स में था, जिससे कहां लेकर चला है दोस्तों, जिनेवा में लेकर चला गया। क्लियर है। 1977 में दोस्तों एसेंशियल द फर्स्ट लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन वाज ड्राइवन, एंड अ ईयर लेटर एम्बिशियस गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल। सिंपल से ये वर्ड को देखिए, इस टर्म को देखिए, एसेंशियल मेडिसिन फॉर ऑल, एसेंशियल मेडिसिन फॉर ऑल। ठीक है, 1977 में एक प्रोग्राम था हेल्थ फॉर ऑल, अगर है स्वास्थ्य तो सबके लिए, ये क्या हो सर, उन्होंने एक प्रोग्राम एम्बिशियस गोल क्या हो सर अपने अंदर वो पिरोया। आगे चलते हैं 1986 की बात करते हैं सर, तो ये एक ग्लोबल प्रोग्राम उन्होंने 1986 में स्टार्ट किया HIV एड्स के लिए। ठीक है, वो 2 साल के बाद दोस्तों उन्होंने जैसे क्या होता बहुत सारे क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन होने लगा था, है ना। जब HIV के बारे में जब पहली बार जब लोगों के बाद ये जहन में आया, लोगों के क्या हो सर जब जाने इसके बारे में, तो लोग उससे एक दूसरे से नफरत करने लगे कि ही इज सफरिंग फ्रॉम HIV एड्स। तो इस तरह से क्या हो सर, उन्होंने क्या किया, 2 साल के बाद उन्होंने एक जो डिस्क्रिमिनेशन था उसके लिए भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया। ठीक है, उसके बाद सर 1988 में देखा जाए तो ग्लोबल पोलियो एरेडिकेशन इनिशिएटिव उन लोगों के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, और शायद
इसमें बहुत ज्यादा क्या हो सर सफलता डब्ल्यूएचओ को हासिल लगा। डब्ल्यूएचओ 1998 में दोस्तों है ना, उसका जो डायरेक्टिव जनरल्स थे उन्होंने हाईलाइट किया चाइल्ड सर्वाइवल पे और रिड्यूस इन्फेंट मॉर्टिलिटी पे, है ना। जैसा कि पता है कि है ना बहुत ज्यादा बच्चों की डेथ हो रही थी, वो बच्चे जिनका उम्र महज 1 साल 2 साल थी, वो क्या हो सर उनकी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा क्या थी इंक्रीज थी। तो उसको इरेटिकेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए उन्होंने क्या हो सर हाईलाइट किया जो डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल थे। 2001 में दोस्तों मजल्स के लिए है ना इनिशिएटिव फॉर्म किया गया। 2006 में दोस्तों है ना HIV, जैसा कि आपको पता है दोस्तों है ना फर्स्ट ऑफिशियल HIV टूटकिट फॉर जिम्बाब्वे में ये वर्क किया, ठीक है। ग्लोबल प्रिवेंशन के लिए ट्रीटमेंट सपोर्ट दिया दोस्तों, ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया, सपोर्ट प्रोवाइड किया गया टू फाइट अगेंस्ट एड्स पेंडेमिक, ठीक है। एड्स बहुत ज़्यादा फैल चुका था जिम्बाब्वे में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या हो सर ये डब्ल्यूएचओ आगे आकर के फ्रंट लाइन पर आकर के क्या हो सर वर्क किया। अब देखिए 2020 में दोस्तों कोऑर्डिनेट कर रहा है वर्ल्ड वाइड सपोर्ट कर रहा है दोस्तों कोविड-19 से फाइट करने के लिए, हाँ, जिसे डिक्लेयर किया गया है ना इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, ठीक है दोस्तों। इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के रूप में डिक्लेयर किया गया था, है ना। और यह इंटरनेशनल कॉन्सर्न था। देखिए यहां पे दोस्तों देखा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कॉन्सर्न PHEIC, है ना। कब ये सर 30 जनवरी को ये लॉन्च किया गया और इसे ग्लोबल पैंडेमिक का भी नाम दिया गया 11 मार्च 2020 में, किसके द्वारा डब्ल्यूएचओ के द्वारा। तो ये सब उसका क्या था दोस्तों एक अचीवमेंट था। अब देखो करेंट न्यूज क्या है, अब इसके बारे में हम सभी क्या करने वाले हैं डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो एक थोड़ी सी बात और मैं आप सभी को क्या हो सर यहां पे डिस्कस करके बताना चाहता हूं। आज का जो न्यूज है, जैसा कि आप अभी ने अपनी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि जो फंडिंग है, जो यूएसए फंडिंग प्रोवाइड करती है डब्ल्यूएचओ को, ठीक है। तो डब्ल्यूएचओ सबसे ज्यादा फंडिंग प्रोवाइड करती है यूएसओ को, यूएसए क्या करता है दोस्तों सबसे ज्यादा फंडिंग प्रोवाइड करता है डब्ल्यूएचओ को। अब ये क्या है दोस्तों कि यूएसए ने उसकी फंडिंग रोक दी है। तो इससे रिलेटेड क्या हो सर ये न्यूज जो है हमारा इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छे से है ना इसे एक्सप्लेन किया गया। तो अब उसी को मैं क्या कहूँ सर अब आपको कंटिन्यू कर रहा हूं। अब सबसे पहली बात यह समझ में आना चाहिए कि सर फंडिंग होता क्या है, ठीक है। ये तो हमने अभी क्या हो सर बैकग्राउंड के बारे में चर्चा किया। तो फंडिंग होता क्या है, डब्ल्यूएचओ का फंडिंग क्या होता है, कितने प्रकार के फंडिंग होते हैं, तो ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है। तो सबसे पहली बात देखते हैं दोस्तों, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बजट कहां से मतलब या फिर रेवेन्यू जो है इसे कहां से जनरेट करती है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो रेवेन्यू हासिल करने का सर जो रेवेन्यू हासिल करती है डब्ल्यूएचओ वो क्या हो सर उसके 3 क्राइटेरिया हैं, है ना। लेकिन मुख्य तौर पे उसके 2 क्राइटेरिया हैं दोस्तों। हम दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसके पहले क्या हो सर थोड़ी सी और बैकग्राउंड के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। देखिए डब्ल्यूएचओ रियलाइज करती है दोस्तों, पूरा भरोसा करता है वो अपने कंट्रीब्यूशंस जो उसको मिलते हैं उसको रेवेन्यू जनरेट करती है अपने मेंबर कंट्री से या फिर मेंबर स्टेट से करते वो जनरेट करती है। कुछ उसे रेवेन्यू कहां से मिलता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी मिलते हैं उसे कुछ रेवेन्यू। तो जैसा कि पता है दोस्तों 194 कंट्री जिसके क्या हो सर मेंबर स्टेट्स हैं, मेंबर कंट्रीज हैं। तो इतने कंट्रीज क्या करते हैं दोस्तों इसको रेवेन्यू प्रोड्यूस देते हैं। और दूसरा बात दोस्तों कि कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भी क्या हो सर रेवेन्यू जनरेट करती है डब्ल्यूएचओ का। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि यहां पे जो एक छोटी सी मैं आपको जानकारी और हासिल करना चाहूंगा कि अगर जो रेवेन्यू यहां पे दी जाती है दोस्तों, ये हमारा जो बजट होता है ना बाइनियल होता है। तो करा है सर बाइनियल का मतलब हर 2 साल पे, ठीक है। तो बाइनियल डब्ल्यूएचओ बजट था 2020-21 के लिए दोस्तों वो 4.84 बिलियन, है ना, 4.84 बिलियन डॉलर था, ठीक है। मतलब 2 सालों के लिए सर इसका बजट जो था 2020-21 के लिए 4.84 बिलियन डॉलर था दोस्तों। लेकिन अब यहां पे थोड़ा सा बात देखिएगा, सुनिएगा दोस्तों। लेकिन कह रहा है सर कि जो एक्चुअल रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है वो क्या हो सकता है कभी कभी डेविएट भी कर सकता है जितना अमाउंट बजट किया गया है। जैसे आपने सर आप कोई भी जैसे आप इंडियन बजट को भी देख लो
तो हो सकता है कि वो क्या हो सर, किसी भी अगर कोई वैसी सिचुएशन आ गए तो जितना भी बजट अलॉट किया गया उससे क्या हो सर, ज्यादा खर्च हो सकता है। जैसे अभी आप इंडिया को ही ले लीजिए, ठीक है, तो इंडिया ने क्या हो सर, एक सेट मार्क तैयार किया बजट के लिए कि एजुकेशन पे इतना खर्च करेंगे, हेल्थ सेक्टर पे इतना खर्च करेंगे। लेकिन चूंकि अभी आपको पता है कोरोना वायरस कोविड-19 के ये खतरों की वजह से, है ना, अभी क्या हो सर, हेल्थ एजुकेशन पे या हेल्थ, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या हो सर, हमारी कंट्री को ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। जितना अमाउंटेड था, जितना भी, है ना, बजटेड अमाउंट था उससे क्या हो सर, ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। तो सेम प्रोसेस यहां भी है कि हो सकता है कि कभी कभी जितना अमाउंट बजट किया गया, जैसे ये 2020-21 के लिए दोस्तों बजटेड अमाउंट $4.84 बिलियन था, हो सकता है इससे ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो ये भी बात अपने दिमाग में आप रखिएगा। ये कब हो सकता है, जब कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाए, जैसे इंडिया में कोविड इमरजेंसी आ गई, तो दैट इज वाई क्या हो सर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये ज्यादा खर्च कर रही है, बजटेड अमाउंट से वो ज्यादा खर्च कर रही है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अब आते हैं दोस्तों, तो रेवेन्यू जो जनरेट करती है ना, रेवेन्यू जो जनरेट करते हैं कौन, आपको मैं बता दूं कि जो रेवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों डब्ल्यूएचओ का, वो प्राइमरली दो प्रकार से रेवेन्यू जनरेट होते हैं। ठीक है, एक तो होता है असिस्ट कंट्रीब्यूशन। असिस्ट कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि कंट्री, किसी भी कंट्री जो उसका मेंबर कंट्री है, उसके इनकम और उसके पॉपुलेशन के आधार पे मेंबरशिप हासिल करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, चूंकि उसका मेंबर है तो उस चीजों को चलाने के लिए उसको क्या हो सर, पैसे देनी है, और उस कंट्री के इनकम और पॉपुलेशन के आधार पे। ठीक है, देखो क्वेश्चन यहां से मतलब बहुत जबरदस्त पूछ सकती है कि मतलब आई या फिर कह रहा हूं सर, है ना, यूपीएससी जो है एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से कि किस आधार पे, है ना, मेंबर कंट्री को रेवेन्यू जनरेट करवाना होता है डब्ल्यूएचओ को। तो पहली, उस कंट्री का इनकम क्या है, उस कंट्री का पॉपुलेशन क्या है। दूसरी बात, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन होता है। वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन कहने का मतलब ये है कि कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई पर्सनल, कोई इंडिविजुअल्स, ठीक है, कोई इंडिविजुअल्स उसको फंड प्रोवाइड कर सकता है, उसे वॉलेंट्री क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार से उसे क्या हो सर, रेवेन्यू जनरेट करती है। पहला एक असिस्ट कंट्रीब्यूशन होता है और एक वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन होता है। तो मोस्ट ऑफ द जो रेवेन्यू जनरेट होते हैं यहीं से होते हैं। अब थोड़ी सी इसके बारे में जान लेते हैं कि जो एसिस्ट कंट्रीब्यूशन होता है दोस्तों, उसे कोर फंडिंग कहा जाता है। कोर फंडिंग का मतलब जो भी चीजें यहां से, मतलब जो भी वर्क होता है, जैसे कि आपको पता है दोस्तों, इसे फ्लैक्सिबल, है ना, ये जो फंडिंग होती है, एसिस्ट कंट्रीब्यूशन जो होता है वो फ्लैक्सिबल नेचर का होता है। और एक बात बताओ, जितने भी खर्च किए जाते हैं और जितने भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं, प्रोग्राम एक्टिविटी होता है, ये सारे प्रोग्राम्स और एक्सपेंसेज ये एसिस्ट कंट्रीब्यूशन से ही फुलफिल की जाती है। एक बात और बता दूं, वॉलेंट्री जो कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया जाता है वो क्या होता है दोस्तों, एक स्पेसिफाइड फंडिंग होता है। स्पेसिफाइड फंडिंग होता है जो क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है ना, डोनर्स के द्वारा सर्टेन एक्टिविटीज के लिए। जैसे हो सकता है कि कोई, जैसे अब जैसे यहां पर कोविड-19 है दोस्तों, ठीक है, तो अब कोई आगे आकर के या फिर कोई एजेंसी आकर के या फिर कोई बड़े बिजनेसमैन आकर के, ठीक है, इस सर्टेन एक्टिविटीज के लिए वो क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। तो अपन वो निर्धारित करेंगे, वो क्या हो सर, वो बंदा, वो व्यक्ति निर्धारित करेगा कि इतना मुझे पैसा डोनेट करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। तो ये आप यहां पे से इस ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने कहा दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था कि पूरी जो, मतलब ये जो एसेस्ट होता है, ये जो एसेस्ट होता है ये इसका कोर प्रोडक्ट होता है, मतलब कोर, है ना, इसको बोलते हैं कोर फंडिंग। ठीक है, मुख्य तौर पे ये कुछ भी हो जाए, वॉलेंटरी तो सर आगे आना है नहीं आना वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन ये इसका कोर फंडिंग होता है। इसको यहां से मतलब डब्ल्यूएचओ को ये पैसा तो ये प्राप्त होना ही होना है। ठीक है, तो ये बात आप अपने दिमाग रखेगा। वॉलेंटरी में बहुत सारे वॉलेंटियर्स होते हैं दोस्तों, बहुत सारे क्या होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, बहुत सारे कह सकते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है जो इसको क्या हो सर, डोनेट करती है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ी बात है। तीसरी बात है एक अदर्स के द्वारा, मतलब कुछ चीजें हैं उसके अलावा, इन दोनों के अलावा भी 3% की क्या होती है सर, इसकी फंडिंग की जाती है। तो टोटल इतने 5.624 बिलियन डॉलर का क्या हो सर, इसकी फंडिंग होती है, मतलब प्राय होता है। ठीक है, अब आइए करेंट न्यूज पे। करेंट न्यूज पे दोस्तों अब हम लोग को आना है, करेंट न्यूज क्या था। जैसा कि अभी आपको मैंने कहा था
कि अभी कुछ दिन पहले ट्रंप साहब ने कहा कि भैया क्या हो सर, अनाउंस्ड किया कि जो कोविड-19 जिसे पैंडेमिक कहा गया है, इस आधार पे उन्होंने कहा कि मैं क्या कर रहा हूं कि WHO की फंडिंग जो है वो मैं प्रोवाइड करने से मना कर रहा हूं। मतलब मैं अब मैं अब WHO की फंडिंग नहीं दूंगा। देखिए बड़ा अच्छे से सटिक है, हॉल्ट द फंडिंग द यूएसए गिव्स टू WHO। एकदम सिंपल सी बात है, ये चीजें आप याद रखना, ठीक है। तो इन्होंने किसने कहा भाई, कहा मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दोस्तों कि ये चीज मैं फंडिंग क्या कर रहा हूं, मैं रोक रहा हूं। एक्चुअली क्या है ये भी मैं थोड़ी सी आपको जानकारी हासिल कर दूं। उन्होंने कहा कि भाई मिसमैनेजिंग, एक्चुअली क्या हो सर, WHO ने बहुत मिसमैनेज क्या हो सर स्प्रेड किया है, दैट इज वाई बहुत, जैसे कि पता है दोस्तों, है ना, ट्रंप साहब बहुत ही गुस्सैल टाइप के इंसान है, तो तुरंत फैसला ले लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई इस फैसले का मतलब आह्वान करते हुए उन्होंने बोला कि मैं क्या करूं फंड। दोस्तों अभी तक आपको पता होगा कि लगभग पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 से जो पीड़ित कैंसर पीड़ितों की जो संख्या है वो लगभग 2 मिलियन हो चुका है और 1 लाख लोगों की सर उसमें डेथ हो चुकी है। इसमें, है ना, यूएस का कंट्रीब्यूशन क्या है ये भी आप थोड़े से जान लेंगे। सर यूएस में लगभग 6 लाख केसेस आ चुके हैं और डेथ का संख्या 26,000 हो चुका है। तो ये पूरी जो डाटा था, ये पूरी डाटा के मतलब ये पूरा जो फैला हुआ है सर, ये किसके कारण, तो मिसमैनेजमेंट के कारण, WHO का मिसमैनेजमेंट के कारण, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप का क्या हो सर, ये मानना है कि अभी जो है WHO है वो चाइना का कठपुतली बन चुका है, ठीक है। तो मतलब चाइना के क्या हो सर इशारों पे काम कर रहा है। एक्चुअली मैं थोड़ी सी आपको और भी बताऊंगा, आगे बताऊंगा। एक्चुअली WHO के सर जो सेक्रेटरी जनरल थे, है ना, इनका जो सिलेक्शन हुआ था, तो जब चाइना के ही वोट से सर इनका सिलेक्शन हुआ है, तो वो होता है ना कर्ज उतारने का, है ना, जैसे हम लोग कहते हैं अब दूध का कर्ज है, तो भाई वो उनका कर्ज उतार रहे थे, जो कि पता था कि ये दिसंबर में ही ऑट स्प्रेड हो चुका था दोस्तों, है ना, ऑट ब्रेक हो चुका था। तो ये जो चीजें थी, ऑट ब्रेक हो चुका था, तो इसको सर ये सूचना पूरे वर्ल्ड को WHO को प्रोवाइड करने की जिम्मेवारी है। परंतु उन्होंने क्या हो सर, WHO ने मना किया। इवन दो ये भी हुआ था यहाँ पे कि जब बहुत सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स जब जाने के लिए मना कर रहे थे, तो WHO ने बोला भी था दोस्तों कि, है ना, इंटरनेशनल फ्लाइट आ जा सकती है चाइना से। वो तो लास्ट टाइम, वो लास्ट मोमेंट में जब वो जनवरी के करीब क्या हो सर, उन्होंने ये फैसला लिया कि नहीं अब वो चीज़ें पूरी पूरी तरह से आउटब्रेक हो चुका है चाइना में, और मतलब कोविड-19 नाम का एक वायरस है जो आउटब्रेक हो चुका है ना, चाइना में। तो वो बहुत ही क्या हो सर बाद, बहुत लेट न्यूज़ आया, बहुत ज़्यादा मिसमैनेज किया, और दैट इज़ वाई यह जो क्या हो सर एट लास्ट कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला था, अंतिम फैसला था, कि उन्होंने कहा कि भाई क्या है कि मैं क्या कर रहा हूं, फंडिंग WHO को रोक रहा हूं। और एक बात मैं आपको और भी जानकारी दे दूं कि WHO को सबसे ज्यादा अगर फंडिंग मिलती है तो वो यूएसए के द्वारा मिलता है सर, वो आपको अमेरिका के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए वेयर डज, एक चीज यहां पे तो एक चीज क्वेश्चंस के माध्यम से समझने की कोशिश करना दोस्तों, है ना। वेयर डज WHO गेट्स इट्स फंडिंग फ्रॉम। मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो फंडिंग मिलती है उसे 2 प्रकार का, एक तो असिस्ट फंडिंग होती है, एक वॉलेंट्री फंडिंग होती है। 2 प्रकार की फंडिंग मिलती है। लेकिन मैं आपको बता दूं सर, इस फंडिंग में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है, यूएसए का होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग इसके बारे में बता देता हूं आपको पूरी तरह से, तो इसके बारे में भी सुन लीजिए दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे आप अच्छे से, ये बहुत अच्छे अच्छे डाटा प्रोवाइड किए गए हैं, आप आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, मेंस के आंसर राइटिंग में भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अगर मेंस राइटिंग में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही क्या हो सर, है ना, ल्यूसिड मैनर में आपको मैं सारी चीज़ें समझाता हूँ दोस्तों। सबसे पहले बोला यार दोस्तों कि लार्ज मेंबर ऑफ कंट्रीज जो होते हैं, बहुत सारी कंट्रीज जो उसके मेंबर कंट्री हैं वो पैसा देंगे, है ना। फिलैंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब क्या हो सर, फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होगा कि जो उपकारी जो होंगे, है ना, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो होंगे वो उन्हें पैसा देंगे। यूनाइटेड नेशंस जो होता है वो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, यूएनओ जो होता है दोस्तों, वो पैसा देता है। कह रहा है सर एक WHO के इंफॉर्मेशन के तहत
वॉलेंट्री डोनेशंस फ्रॉम द मेंबर्स स्टेट जैसे सच एज क्या हो सर, यूएसए के द्वारा 35.41% दिया जाता है। वॉलेंट्री, ध्यान दीजिएगा, वॉलेंट्री डोनेशन कितना दिया जाता है दोस्तों, यूएसए तो यूएसए के द्वारा 35.41% दिया जाता है। एसिस्ट कंट्रीब्यूशन 15% यूएसए के द्वारा दिया जाता है। यूएसए वॉलेंट्री कितना देता है दोस्तों, तो 35.41%। अगर दोस्तों एसिस्ट कितना देता है, कंट्रीब्यूशन कितना करता है, 15%। आप तुम सिंपल से अगर आपको मन कर रहा है तो ये 35% अबाउट आप लिख सकते हैं और अबाउट 16% ये लिख सकते हैं। और भी आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, है ना, और भी बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिलेगा। फिलैंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जो फिलैंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना पैसा जमा करते हैं दोस्तों, तो फिलैंथ्रोपिस्ट जो परोपकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या करते हैं, 3.3% डोनेट करता है। इवन कितना डोनेट करता है दोस्तों, 8% लगभग डोनेट करता है। और रेस्ट ऑफ जितने भी और जो पैसे आते हैं वो अनेक सोर्सेस से आते हैं, है ना, यहाँ पे माइरेट्स जो मतलब अनेक सोर्सेस से वहां पे पैसे आते हैं। यूएस कंट्रीब्यूट करता है लगभग 15% डब्ल्यूएचओ के टोटल फंडिंग का, ठीक है, मतलब जितना भी फंडिंग होती है डब्ल्यूएचओ में उसका 15% मात्र को, ये मात्र नहीं बोलिए, मतलब क्या हो सर, सबसे ज्यादा फंडिंग कौन करती है, 15% फंडिंग कौन करता है, यूएसए करता है। इंडिया मात्र दोस्तों 1% की फंडिंग करती है, ठीक है, जो क्या हो सर, वो डोनेशन के तौर पे। एक बात मैं आपको और बता दूं दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, अब इसको थोड़े से आप समझ सकते हैं, इस माध्यम से समझ सकते हैं, देखिएगा यहां पे आप, ठीक है, आप इस फिगर को बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप यहां पे देख रहे होंगे ये पूरा क्या हो सर, ये होल है, ये सर्किल है, ये जो पूरा पार्ट है, ये जो आप पूरा पार्ट देख रहे हो, ये क्या है सर, ये अदर्स हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया का कितना परसेंट है सर, 0.48%। और ये कितना परसेंट के बराबर होता है, लगभग 1%, मतलब मान लीजिए लगभग 1% आप मान लो, सिंपल सी बात है, 0.48%। अब एक बात आपको समझाता हूं दोस्तों, यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्या है, ओवरऑल है, ओवरऑल कंट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है, ये ओवरऑल कंट्रीब्यूटर्स हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट का कंट्रीब्यूशन इतना है, गेट्स फाउंडेशन का इतना है, गैल्वी अलायंस का इतना है, यूके का इतना है, जर्मनी इतना है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक का इतना है, रोटरी इंटरनेशनल, यूरोपियन कमीशन, ये सब का परसेंटेज दिया दोस्तों, ठीक है। अच्छा, मेंबर स्टेट कितना प्रोवाइड करते हैं, अगर आपको ये इसको पूरा आप होल मान लीजिए, इसको अगर आप होल मान रहे हैं तो इतना परसेंट मेंबर जो कंट्रीज होते हैं, 35.4% जो मेंबरशिप क्या होता है, जो कह सकते हैं रेवेन्यू जो होती है प्रोड्यूस करता है, वो कौन रेवेन्यू प्रोड्यूस करता है दोस्तों, यूएसए प्रोड्यूस करता है। तो यूएसए लगभग क्या हो सर, इतना परसेंट रेवेन्यू देती है, यूके इतना देता है, जर्मनी इतना, जापान इतना, और इंडिया सर मेंबरशिप के लिए, ठीक है, ये क्या हो सर, मेंबर स्टेट से जो प्रोवाइड करते हैं, इंडिया लगभग 1% प्रोवाइड करता है दोस्तों। अब आपको एक बात और मैं समझाता हूं, अब ये पैसा अगर आए तो ये जाते कहां है पैसा, जब से इतना सारा पैसा ये आया, ठीक है, तो ये आएगा तो कहीं ना कहीं जाएगा दोस्तों, कहीं ना कहीं खर्च होगा। तो ये जितने भी पैसे यहां पे प्रोड्यूस हुए, जितने भी फंडिंग आपको क्या हो सर, डब्ल्यूएचओ को मिल रहा है, ये पैसे जा कहां रहे हैं, तो देखो सिंपल सी बात है, कुछ चीजें आपको यहाँ पे डाटा में आप यूज कर सकते हैं। एक तो आप इंडिया को यूज कर सकते हो कि इंडिया कितना परसेंट है वो उसकी फंडिंग होती है, ओवरऑल फंडिंग कितनी है, लगभग 0.5% है ना, मेंबरशिप फंडिंग कितनी है, 1% है ना, ओवरऑल फंडिंग यूएसए का कितना है दोस्तों, तो लगभग 35%। अगर सर ओवरऑल फंडिंग अगर यूएसए का देखा जाए तो कितना है दोस्तों, है ना, तो ओवरऑल लगभग 15% है दोस्तों। तो ये थोड़ी बहुत आप डाटा यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए। अच्छा, अब ये पैसे जाते क्या हैं, वेयर द फाइनेंस गोज, ये पैसे जाते कहाँ हैं दोस्तों, देखो चूंकि आपको पता है अफ्रीका जो है में बहुत सारे एक तो डेवलपिंग और नॉन डेवलपिंग कंट्रीज है दोस्तों, तो वहां पे सबसे ज्यादा पैसे खर्च की जाती है, ईस्ट मेरिडियन में खर्च किया जाता है। हेड क्वार्टर्स जैसे अब क्या हो सर, डब्ल्यूएचओ का हेड क्वार्टर्स है तो कुछ पैसे वहां भी खर्च होंगे, है ना, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में भी बहुत ज्यादा पैसे, इतने पैसे खर्च किए जाते हैं, है ना। और ये डब्ल्यूएचओ खर्च किस पे करेगी दोस्तों, सिर्फ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेगी, ठीक है, और वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टेक्नोलॉजी पे, साइंस पे, ठीक है ना, और उसको क्या हो सर, कॉपरेशन बनाने के लिए, तो ये सारी चीजें,
है ना, अमेरिका में इतने खर्च होते हैं, वेस्टर्न पैसिफिक में इतने और यूरोप में इतने खर्च होते हैं। तो ये पूरा खर्च दिया गया कि ये कहाँ कहाँ कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, कितने बिलियन खर्च हो रहे हैं, कितने परसेंट खर्च हो रहे हैं। तो प्रोग्राम्स एरिया ऑफ टॉप स्पेंडिंग, ऐसा कौन सा प्रोग्राम था जिसमें पैसे बहुत ज़्यादा खर्च किए गए हैं? तो दोस्तों पोलियो इरेडिकेशन में लगभग $1 बिलियन खर्च किया गया है ना। न्यूट्रिशनल सर्विस के लिए और हेल्थ एसेंशियलिटीज के लिए दोस्तों इतना मिलियन खर्च किया गया है। वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के लिए, है ना, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के लिए दोस्तों 3 पॉइंट, ये सब डाटा है, आपको इसे याद नहीं कीजिए, बस मैं बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ खर्च हो सकता है। आप ये सिर्फ यूज कर सकते हैं। आप पोलियो के लिए खर्च किया गया, न्यूट्रिशनल सर्विस के लिए खर्च किया गया, एसेंशियल हेल्थ के लिए खर्च किया गया, वैक्सीन प्रिवेंशन डिजीज के लिए खर्च किया गया, मैनेजमेंट के लिए खर्च किया गया, एडमिन में खर्च किया हुआ। एडमिन का मतलब क्या हुआ दोस्तों? एडमिन का मतलब ये है कि हेडक्वार्टर्स में खर्च करना, कोऑर्डिनेशन और ऑपरेशनल सपोर्ट में खर्च होता है, ऑट स्प्रेड प्रिवेंशन और कंट्रोल में खर्च होता है, ऑट स्प्रेड या ऑट ब्रेक प्रिवेंशन में भी खर्च होता है। तो ये पैसे आने का तरीका है, यहां से क्या हो सर, इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया और यहां पे क्या हो सर, रेवेन्यू को खर्च कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ये था एक प्रोसेस। तो ये क्या हो सर, सारे करेंट न्यूज हैं ये सारी चीज। अब देखो ये यही चीज लिखा हुआ सर, व्हाट डज द WHO डू विथ इट्स फंड। अब जो कुछ भी मैंने नीचे समझाया था, ये ग्राफ में आपको यहाँ पे मैंने जो समझाया था ये पूरी, ठीक है, ये जो चीजें मैंने पूरी आपको जो समझाया था, यहाँ पे वही चीजें के बारे में चर्चा की गई है। आप इसे चाहेंगे तो अपने क्या हो सर, PDF में पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों ये होता है कि सिंपल सी बात आप यहाँ पे समझने की कोशिश करना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाउ डज WHO प्रायोरिटाइज स्पेंडिंग, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? देखो इसका मतलब ये है कि WHO कैसे एक्सपेंड करती है, उसकी प्रायोरिटी क्या होता है। जैसे कोई तो बेसिस होगा, कोई आधार होगा जिसके आधार पे क्या हो सर ये पैसे खर्च किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एक्चुअली क्या होता है, एनुअली क्या होता है, प्रोग्राम जो होता है वो पास्ट होता है WHO के द्वारा। जैसे आप छोटा सा एक बात बताओ, हमारा इंडिया है, हमारा ये इंडिया है। अब जब ये इंडिया की हम बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये अगर हमारा इंडिया है तो इंडिया को एक तो दोस्तों लेजिस्लेचर है, एक्सिक्यूटिव है, जुडिशियरी है। ये लॉ मेक करेगा, ये एक्सिक्यूट करेगा, ये क्या करेगा दोस्तों, ये इम्प्लीमेंट करेगा, है ना। ये लॉ को क्या करेगा दोस्तों, ये लॉ को बनाएंगे, ये लॉ को क्या करेंगे, ये इम्प्लीमेंट क्या करेंगे, इसको एक्सिक्यूट करेंगे, और ये क्या करेगा दोस्तों, जुडिशरी उस पर, है ना, अमल करेगी, उस पर इन्फोर्स करेगा, ठीक है। तो अब ये देखिए सिंपल सा फंडा यहाँ भी है दोस्तों, कुछ अलग से यहाँ पे कोई फंडा नहीं है। तो जो WHO है, ये जो WHO है दोस्तों, ये इसका एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ठीक है। इसका एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसको क्या बोला जाता है सर, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। अब ये क्या करता है, ये प्रतिनिधित्व के द्वारा क्या किया जाता है सर, प्रतिनिधित्व किया जाता है, प्रतिनिधि के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, और जिसमें सारे मेंबर्स, जितने भी मेंबर स्टेट्स होते हैं वो इस पे पार्टिसिपेट करते हैं। वे सारे जितने भी मेंबर्स स्टेट्स होते हैं, वे सारे क्या करते हैं दोस्तों, वो डेलीगेट्स होते हैं, उसका प्रतिनिधि होते हैं, और वो फोकस करते हैं हेल्थ एजेंडा पे, जो प्रिपेयर किया जाता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा। जैसे एग्जीक्यूटिव हमने क्या कहा, ये हमारा क्या होगा दोस्तों, लेजिस्लेशन होगा, एक्सिक्यूटिव होगा, और हमारा जुडिशियरी होगा। तो एक्सिक्यूटिव क्या करेंगे दोस्तों, एक्सिक्यूट करने वाले, है ना, ये पहले से ये बना करके रखे रहते हैं, और उस पर वो क्या करते हैं दोस्तों, लेजिस्लेशन करते हैं, वो असेंबली में बैठते हैं और एक पे बात विचार होता है, और उसको क्या कहता है, उस प्रोग्राम को लॉन्च किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें पहले आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं फिर से इसको थोड़ा से जल्दी में 10 सेकंड में आपको रिवाइज कर देता हूँ। जिस प्रकार आपने इंडिया को देखा होगा, इंडिया को आपने देखा होगा दोस्तों कि एक हमारा क्या होता है, लेजिस्लेशन होता है, एक्सिक्यूटिव होता है, और जुडिशियरी होता है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर बोलते हैं। इसका अलग काम है, इसका अलग काम है दोस्तों, इसका अलग काम है ना। हमारा एक्सिक्यूटिव बॉडी एक्सिक्यूट करेगा किसी लॉ को, है ना, ये हमारा क्या दोस्तों, ये लॉ को मेक करेगा। तो अब देखिएगा दोस्तों, और ये क्या इन्फोर्स करेगा। तो अब देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे यही चीज़ हो रही है दोस्तों कि हमारा जो एनुअल प्रोग्राम होता है वो डिसीजन मेकिंग के द्वारा ये बनाया जाता है, और ये क्या करते हैं दोस्तों, ये एजेंडा प्रिपेयर किया जाता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा।
जब सारे मेंबर्स वहां पे, ऑल मेंबर्स कंट्रीज जब वहां पे प्रेजेंट होते हैं तो वो फोकस करते हैं स्पेसिफिक हेल्थ एजेंडा पे, ठीक है। और उसके द्वारा, है ना, वह क्या करता है दोस्तों, वो मेन फंक्शन ऑफ असेंबली होता है जो हेल्ड करता है। वो मेन फंक्शन क्या, ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये मेन फंक्शन ऑफ असेंबली होता है, ठीक है। ये एनुअली कहाँ, जेनेवा में ये क्या होता है दोस्तों, ये असेंबली फॉर्म होती है और ये डिटरमाइन करता है डब्ल्यूएचओ की पॉलिसी, ठीक है। ये डिटरमाइन करता है डब्ल्यूएचओ की पॉलिसी कि डब्ल्यूएचओ कौन सी पॉलिसी पे वर्क करेगी। दूसरी बात, अपॉइंट करता है दोस्तों जनरल डायरेक्टर को। तीसरी बात, सुपरवाइज करता है फाइनेंशियल पॉलिसीज को। चौथी बात, वो रिव्यू करता है ना। और पांचवी बात, अप्रूव द प्रपोज्ड प्रोग्राम। सिंपल सी बात है, फिर से मैं बोल रहा हूं दोस्तों, ये सारे जितने भी कंट्री होते हैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। कोई बात नहीं है, लंबी वीडियो होगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। सबसे पहली बात है दोस्तों कि ये जितने भी मेंबर्स कंट्री होंगे ये क्या होंगे सर, एक स्थान पे जिनेवा में क्या करेंगे, वो एक जगह एकत्रित होंगे। वो सारे क्या हो सर, ये सारे मेंबर्स मिल करके क्या करेंगे दोस्तों, ये डब्ल्यूएचओ की पॉलिसी को निर्धारित करते हैं, अपॉइंट करते हैं जनरल डायरेक्टर को, है ना। और दोस्तों सुपरवाइज करते हैं फाइनेंशियल पॉलिसीज को, है ना, फाइनेंशियल पॉलिसी रिलेटेड टू हेल्थ, ठीक है। रिव्यू करते हैं और अप्रूव करते हैं प्रपोज्ड प्रोग्राम को। यहीं पे ध्यान दीजिएगा, मैंने फिर से मैं अब बता दिया आपको। अब देखिए दोस्तों, ये जो डिसीजन जो बनाया जाता है ना, जैसा कि आपको पता है कि डब्ल्यूएचओ का सर 13th जनरल प्रोग्राम जो है वो 2019 है, 2019 से 2023 4 ईयर्स के लिए ये क्या हो सर चल रही है। जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने बताया है कुछ चीजें, वो मतलब बाहर निकला है दोस्तों कि अनइक्वल डेवलपमेंट है इन डिफरेंट कंट्रीज इन द प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। मतलब अलग अलग कंट्री, अगर ए कंट्री है, बी कंट्री है, सी कंट्री है, डी कंट्री है, तो ए कंट्री का जो हेल्थ इंडेक्स है वो अलग है, बी कंट्री का हेल्थ इंडेक्स अलग है, सी कंट्री का हेल्थ इंडेक्स अलग है, डी कंट्री का हेल्थ इंडेक्स क्या है दोस्तों, अलग है। और खास करके जो कम्युनिकेबल डिजीज है ना, जो कम्युनिकेबल डिजीज है दोस्तों, कम्युनिकेबल डिजीज कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कम्युनिकेबल डिजीज कहने का मतलब क्या है कि वो डिजीज जो एक दूसरे के साथ फैल जाते हैं, ठीक है, जो वोलाटाइल होते हैं, वो एक क्या दोस्तों कॉमन डेंजर है। ये सारे कंट्रीज, ये ए कंट्री के लिए, बी कंट्री के लिए, सी कंट्री के लिए और डी कंट्री के लिए, ठीक है। ये क्या गया सर, ये डब्ल्यूएचओ का जो 13th क्या हो सर, ये जनरल प्रोग्राम हुआ था, जो क्या हो सर, ये 2019 से 23 के लिए कर रही है सर, ये वर्क कर रहा है। इसमें यह पता किया गया है कि अनइक्वल डेवलपमेंट हुआ है डिफरेंट कंट्रीज का, अनइक्वल डेवलपमेंट हुआ है डिफरेंट कंट्री का इन द प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, है ना। ए का कोई अलग है तो बी का यूनिट अलग है, सी का अलग है तो डी का अलग है दोस्तों। इसी के बारे में यहां पे बताया, और स्पेशली किसके लिए, कम्युनिकेबल डिजीज के लिए। अब एक क्वेश्चन उठता है दोस्तों कि, है ना, कि हाउ इन्वॉल्व्स इज डब्ल्यूएचओ इन इंडिया। डब्ल्यूएचओ कैसे इन्वॉल्व करती है इंडिया में, ठीक है। तो दोस्तों अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया सबसे पहले उसका पार्टी कब बना, मेंबर कब बना, ठीक है। तो इंडिया दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 जनवरी 1948 को उसका मेंबर बना है ना। जब वो फर्स्ट सेशन, डब्ल्यूएचओ का जब फर्स्ट सेशन जब चल रहा था दोस्तों, है ना, रीजनल कमिटी, फर्स्ट सेशन ऑफ डब्ल्यूएचओ रीजनल कमिटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया का फर्स्ट सेशन जब क्या हो सर, डब्ल्यूएचओ की रीजनल कमिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, तो 12 जनवरी 1948 को क्या हो सर, उसका मेंबर कंट्री बन गया। अब यहां पे थोड़ी सी एक बात आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा यहां पे बहुत ही अच्छी बात है, इसको समझिएगा और अच्छे से। डब्ल्यूएचओ इंडिया कंट्री कॉपरेशन स्ट्रेटजी, ये देखिए जैसे कि आपको पता है दोस्तों 2019 से 2023 के लिए वर्क कर रही है, हैज बीन डेवलप्ड ज्वाइंटली बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री एंड डब्ल्यूएचओ इंडिया ऑफिस, ठीक है। मतलब यहां पे कहा जा रहा है सर कि 2019 से 2014 का जो प्रोग्राम है इंडिया कंट्री कोऑपरेशन स्ट्रेटजी, ठीक है, जिसे डेवलप्ड किया गया है ज्वाइंटली हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा और डब्ल्यूएचओ इंडिया कंट्री ऑफिस के द्वारा, ठीक है।
ये क्या हो सर, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा और WHO इंडिया कंट्री ऑफिस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, इसे डेवलप किया गया है 4 साल के लिए, 4 इयर्स के लिए। अब आपको बताता हूं दोस्तों, ये अकॉर्डिंग टू WHO स्टेटमेंट, WHO के स्टेटमेंट के आधार पे, है ना। देखो सबसे पहले जो ना, ये आपको समझना होगा दोस्तों कि ये हमारा क्या है, CCS जो है वो क्या काम करेगा, कंट्री कॉपरेशन स्ट्रेटजी। देखो ये इसके 4 प्रायोरिटीज हैं, स्ट्रेटेजिकल प्रायोरिटीज जो हैं इसके 4 हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो इसके 4 स्ट्रेटजी क्या हैं। पहली स्ट्रेटजी है दोस्तों, है ना, एसेलरेट प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, UHC, है ना। क्या कहा दोस्तों, पहला जो है ये कंट्री कॉपरेशन स्ट्रेटजी का ये पहला क्या है दोस्तों, स्ट्रेटजी है कि पूरे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्रमोट किया जाए, जिसमें क्या हो सर, आपको पता है दोस्तों, इंडिया ने आयुष्मान भारत को लॉन्च किया फॉर द वेलनेस ऑफ पीपल, हॉस्पिटल इंश्योरेंस स्कीम दिया है दोस्तों, ठीक है, आयुष्मान भारत के तहत आपने देखा होगा दोस्तों। फिर दोस्तों इसी के माध्यम से, इसी स्ट्रेटजी के माध्यम से, है ना, डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को इंडिया डेवलप कर रहा है, ठीक है। और आपको बता दो दोस्तों, अगर आप यहां पे देख रहे हो वैक्सीन की क्या हो सर, वैक्सीन का बहुत ज्यादा प्रिवेंटेबल और मतलब प्रिवेंटेबल वैक्सीन क्या किए जा रहे हैं दोस्तों, डेवलप किए जा रहे हैं। फिर आपको बता दो दोस्तों कि चाइल्ड हेल्थ पे वर्क किया जा रहा है, ठीक है। ये सब क्या है सर, ये पहला क्या है सर, कंट्री कॉपरेशन स्ट्रेटजी का पहला यूनिट है ना, पहली स्ट्रेटजी है। दूसरी स्ट्रेटजी क्या है दोस्तों, अगर हम दूसरी स्ट्रेटजी के पास जाते हैं तो दूसरी स्ट्रेटजी उसका है दोस्तों, टू प्रमोट हेल्थ एंड वेलनेस बाय एड्रेसिंग डिटरमाइनिंग ऑफ हेल्थ, ठीक है। क्या है दोस्तों, हेल्थ को और वेलनेस को प्रमोट करना है ना, व्यक्ति को, पब्लिक के क्या हो सर, हेल्थ के डिटरमिनेंट के आधार पे, मतलब लोगों के क्या हो सर, हेल्थ स्वास्थ्य की फैसिलिटी को निर्धारित करते हुए उसको क्या करना है दोस्तों, है ना, हेल्थ को और प्रमोट करना है और वेलनेस को और प्रमोट करना है, ठीक है। जिसके तहत क्या हो सर, इन्वायरमेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशन, रोड सेफ्टी, टोबैको कंट्रोल, ठीक है, ये सब चीजें उसमें की गई है। तीसरी जो बात है दोस्तों, ठीक है, यही चीजें यहां पे लिखा गया, अलग नहीं लिखा हुआ, वही सब चीजें वहां पे लिखा गया दोस्तों, ठीक है, इसको आप समझ लेंगे, ठीक है। तीसरी बात जो लिखा गया दोस्तों, बेटर प्रोटेक्शन ऑफ पॉपुलेशन अगेंस्ट हेल्थ एजेंसीज, बेटर प्रोटेक्ट द पॉपुलेशन, बेटर पॉपुलेशन हेल्थ इमरजेंसी, ठीक है। अब देखो यहां पे आपको एक चीज आपको बताता है दोस्तों, ये बेटर प्रोटेक्ट द पॉपुलेशन हेल्थ अगेंस्ट इमरजेंसी, ठीक है, अगेंस्ट हेल्थ इमरजेंसी कह रहा है सर कि लोगों को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना है ना, कोई भी इमरजेंसी से पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे अभी आपको बताता हूं, जैसे ये कोविड-19 है, ये कोविड-19 क्या है दोस्तों, ये कोविड-19 क्या है, एक इमरजेंसी है। इसमें बहुत सारे पॉपुलेशन, जो पूरे वर्ल्ड के जो पॉपुलेशन है दोस्तों, इसमें इन्वॉल्व होते जा रहा है। तो इससे प्रोटेक्ट करना क्या हो सर, हमारा कंट्री कॉपरेशन स्ट्रेटजी की क्या है, एक स्ट्रेटजी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, चौथी बात है दोस्तों, चौथी और लास्ट बात क्या हो सर, कंट्री कॉपरेशन स्ट्रेटजी का, इनहेंस इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप इन हेल्थ। इंडिया को क्या कर रहा है दोस्तों, हेल्थ फैसिलिटी में, इंडिया को हेल्थ फैसिलिटी में, है ना, क्या करेगा सर, ग्लोबल लीडरशिप प्रोवाइड करने की यह स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो ये 4 काम में से एक काम ये इसका है सर कि इंडिया को ग्लोबल हेल्थ लीडरशिप कैसे प्रोवाइड किया जाए, इसके बारे में भी क्या हो सर, ये CCS वर्क कर रही है, कंट्री कॉपरेशन स्ट्रेटजी काम कर रही है। ये कितने साल के लिए सर, ये 4 इयर्स का प्रोग्राम है, ये 4 साल का प्रोग्राम है,
तो हमने क्या हो सर 4 वर्क बताया। पहला वर्क बताया दोस्तों एक्सेलरेट प्रोग्रेस ऑन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है। दूसरी बात बताया दोस्तों प्रमोट हेल्थ एंड वेलनेस बाय एड्रेसिंग डिटरमाइनिंग द हेल्थ। तीसरी बात बताया दोस्तों बेटर प्रोटेक्ट द पॉपुलेशन अगेंस्ट हेल्थ इमरजेंसीज। और चौथी और लास्ट बात बताया सर कि एनहेंस इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप इन हेल्थ। ये 4 क्या हो सर, ये यूनिट है, 4 काम है दोस्तों। ये हमारा WHO इंडिया कंट्री कॉपरेशन स्ट्रेटजी की, ठीक है। अब देखो इसमें एक छोटी छोटी बात अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता देता हूं। एक यहां पे दोस्तों आप AMR का नाम सुन रहे होंगे, है ना, AMR। तो इसका मतलब होता है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस ये होता क्या है दोस्तों, आप मॉस्किटोज को तो नाम सुने होंगे। अब ये मॉस्किटोज को मारने के लिए दोस्तों हम लोग या तो लिक्विड का यूज करते हैं या तो कोई स्टिक का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो जब हम लिक्विड का यूज करते हैं और स्टिक का यूज करते हैं तो जब देखिएगा जब ये लिक्विड और ये स्टिक है ना, जब ये पहली बार आए थे, जब ये पहली बार यूज किया गए थे तो क्या हो सर इस पे बहुत ज्यादा मॉस्किटोज पे प्रभाव पड़ता था। लेकिन इन रिसेंट पीरियड क्या हो रहा है दोस्तों, ये जो मॉस्किटोज हैं, ये जो लिक्विड के जो प्रभाव है इस पे कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अब मॉस्किटोज जो है ये लिक्विड के जो भी स्मेल होगा, है ना, या फिर जो भी इस पे प्रभाव इस पे पड़ता होगा, इस प्रभाव से ये क्या होता जा रहा है, प्रभावहीन होता जा रहा है। तो इसी को क्या बोलेंगे, इसी टर्म को समझते हैं दोस्तों एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को। जैसे कोई मान लो एक कोई आदमी है, ठीक है, अब इस पे क्या हो सर पैरासीटामोल क्या हो सर मेडिसिन दिया गया। अब ये पैरासीटामोल ये व्यक्ति बार बार खा रहा है, बार बार किसी भी डिजीज में मतलब मान लो खा रहा है, ये यूज कर रहा है, ठीक है। अब एक समय ये ऐसा आएगा कि ये जो व्यक्ति होगा इस पर पैरासीटामोल का कोई भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका जो बॉडी है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस हो गया। मतलब इसके अंदर जो माइक्रोब्स काम कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स काम कर रहे हैं वो माइक्रोब्स क्या हो गया दोस्तों इस दवा का, ठीक है। जैसे हम कोई भी हम एंटी क्या करते हैं दोस्तों, हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, हम किसी भी एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, वो क्या करता है किसी वो जो भी हमारे अंदर जो एक्स्ट्रा माइक्रोब्स हैं जो हमारे बॉडी को प्रभावित कर रहे हैं उस को क्या करता है, ये मार गिराने में काम करता है। या फिर वो कह सकते हैं सर WBC का क्या हो सर, वो पावर को क्या करता है, वो इनहेंस करता है, ताकि ये WBC क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, ये एक्स्ट्रा माइक्रोबियल को मार गिरा सकता है, या उसे अपने हमारे बॉडी से क्या कर सकता है, उसे दूर कर सकता है। तो यही क्या होता है एंटी माइक्रोबियल होता है दोस्तों। एंटी माइक्रोबियल का मतलब क्या होता है कि जब कोई क्या हो सकता है व्यक्ति जो ना अगर किसी दवा का है ना वो बार बार अगर सेवन यूज कर रहा है तो एक समय ऐसा होगा कि उसके अंदर जो पैरासाइट पाए जाएंगे या फिर उसके बैक्टीरिया, जैसे आपको पता है दोस्तों कि ये जो हमारा मलेरिया की दवा, मलेरिया जो डिजीज है दोस्तों ये पैरासाइटिक डिजीज है, ठीक है। अब कोविड-19 जो है ये वायरस डिजीज है, तो ये वायरस जो का मतलब सिंपल सी बात है एक समय ऐसा आएगा कि इसको दवा का क्या हो सर कोई प्रभाव इस पे होगा ही नहीं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। एक तो ये वर्ड हुआ। दूसरा वर्ड यहां पे यूज किया दोस्तों एनसीडी। एनसीडी ये क्या है दोस्तों, ये भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। एनसीडी का मतलब होता है दोस्तों नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है दोस्तों, है ना, ऐसा डिजीज जिसको ट्रांसमिसेबल डायरेक्टली एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं किया जाए, ठीक है। एक तो होता है कम्युनिकेबल डिजीज, है ना, कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या हुआ, इसके पहले देखिएगा आपने एक वर्ड यूज किया था कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब अगर कोई पर्सन ए है, बी है, सी है, ठीक है, ए से बी को ट्रांसफर हुआ, बी के से सी का ट्रांसफर हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं सर कम्युनिकेबल डिजीज, है ना। लेकिन अगर ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है और सी व्यक्ति है, इसका ट्रांसफर इससे नहीं हो रहा है, इसका ट्रांसफर इससे नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ऐसे बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, है ना, क्रॉनिक डिजीज हो गया दोस्तों, ठीक है, एस्टोरियोपोरोसिस हो गया, अल्जाइमर्स डिजीज हो गए, ठीक है। तो ये सब जो डिजीज होते हैं दोस्तों ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ये चीजें बताया गया है। तो बस इसी, अच्छा दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं यहाँ पे, है ना, WHO फर्दर एक्सपेंड द कोलैबोरेशन विद अवॉर्डेड टू सेट द गवर्नमेंट सेक्टर्स। यहाँ पे एक दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किसकी ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का,
ठीक है, ये बढ़िया से आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, कंटिन्यू कर रहे हैं वो चीजें जो मैंने अभी आपको समझाया, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अभी जो मैंने पढ़ाया, जो भी समझाया दोस्तों, उसी के बारे में स्ट्रैटेजी, जो क्या क्या स्ट्रैटेजी की प्रायोरिटी की स्ट्रैटेजी है, उसी स्ट्रैटेजी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब आते हैं दोस्तों, सबसे पहली बात हम समझते हैं इस बात को कि हाउ हैव WHO एंड इंडिया वर्क टुगेदर इन द कोविड-19 पैंडेमिक। इंडिया कैसे काम कर रहा है WHO के साथ मिल करके। तो अभी क्या होता है दोस्तों, यहां पे मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूं और इससे आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इंडिया बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों WHO के साथ मिलकर कोविड-19 के अगेंस्ट क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है ना। इंडिया की मिनिस्ट्री WHO के साथ मिलकर इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर WHO के साथ मिलकर दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से सर कोविड-19 के पेशेंट को वो क्या कर रहा है दोस्तों, ट्रेस कर रहा है, उस पर निगरानी रखी हुई है, लेबोरेटरी हो रहे हैं दोस्तों, रिसर्च प्रोटोकॉल हो रहे हैं, रिस्क कम्युनिकेशन, हॉस्पिटल्स प्रिपेयर्डनेस, ट्रेनिंग ऑन इन्फेक्शन प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड क्लस्टर कंटेनिंग प्लान। तो ये सारी चीज़ों पे क्या हो सर, ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर WHO के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूंगा, ठीक है, कि इंडिया ने बहुत ही पहले लॉकडाउन क्या हो सर, उन्होंने अनाउंस कर दिया था जब इंडिया में मात्र 341 क्या थे केसेस, है ना, एक्टिव केसेस थे, तभी क्या हो सर इंडिया लॉकडाउन लगा दिया था। तो ये सारी बातें क्या हो सर इंडिया के, है ना, वर्क भी क्या हो सर WHO की एक बेस्ट पॉलिसी के साथ चलने का एक या सर एक रिजल्टेंट है। दोस्तों कुछ क्रिटिज्म जो है WHO को अदर कंट्रीज के द्वारा क्या रहा मिल रहा है दोस्तों। इंडिया क्या क्रिटिज्म के तौर पे ये दोस्तों, ये बहुत सारे कंट्री को अभी क्या हो सर पूरी तरह से एयर ट्रेवल्स लॉकडाउन है, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में ही लॉकडाउन किया गया। लेकिन WHO ने बहुत ही लंबे समय तक उन्होंने ये मना नहीं किया, है ना, ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए उन्होंने, और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए चाइना पे, ठीक है। तो जनवरी 30, है ना, जनवरी 30 को सर WHO के डायरेक्टर्स जो हैं डॉक्टर, है ना दोस्तों, WHO के डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर टेड्रोस एडोनोम्स जो हैं, उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का कोई भी कम्युनिकेशनल या फिर, है ना, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफरेबल डिजीज नहीं है ये, ठीक है। और एक बात मैं आपको यहां पे बता दूं दोस्तों, लेकिन उसी टाइम, है ना, उसी टाइम कोई भी सर वहां पे क्या हो सर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा था, जबकि सर पूरी तरह से चाइना के वुहान सिटी में क्या हो चुका था, वो आउटब्रेक हो चुका था। लेकिन फिर भी, है ना, फिर भी जो टेड्रोस थे, डॉक्टर टेड्रोस थे, है ना, WHO के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने इस बात का, है ना, इस बात का प्रकाशन, इस बात के क्या हो सर, है ना, प्रकाशन लोगों के पास या फिर औरों कंट्री के पास नहीं पहुंचा पाए, है ना। तो वही चीजें थी दोस्तों कि कुछ कंट्री का ये भी मानना है कि जो डॉक्टर टेड्रोस हैं ये क्या हो सकते हैं, ये डायरेक्टर जनरल बने थे, है ना, चाइना के वोट से ही, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि कर्ज चुकाने का वक्त आ गया, तो इन्होंने क्या हो सर चाइना के कर्ज को उतार दिया, ठीक है। जब ये क्या हो सर पूरे कंट्री अपोजिशन में कि क्यों चाइना ने जानबूझ के क्या हो सर इस वायरस को फैलने का एक मौका दिया, ठीक है। तो इसके साथ मतलब WHO भी क्या हो सर चाइना के समर्थन में भी क्या कर रहा है सर, ये एक्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको और बता दूं दोस्तों, एक और इसका क्रिटिज्म जो है ये बहुत ही है, जब क्या हो सर, बल्कि यहाँ के WHO के ऑफिसर्स जो है ना, उन्होंने ये तक कहा कि सर देयर इज नो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन व्हेन द केसेस केप्ट गोइंग अप, है ना, जब वुहान सिटी में जब केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, तब भी क्या हो सर जो WHO के ऑफिसर्स थे ये वो मान नहीं रहे थे क्या हो सर कि वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशनल लेवल डिजीज है। तो ये क्या था दोस्तों, ये इसका क्रिटिज्म था। दो क्रिटिज्म यहाँ पे उभर कर आए, तो ये दोनों क्रिटिज्म को भी आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, ठीक है।
और मैं लास्ट में बोलूँगा सर, ये कंक्लूजन क्या दोस्तों, कंक्लूजन भी बहुत ही है। ऑल्दो WHO हैज़ बोथ अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज, उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और कुछ उसके सामने चैलेंज भी हैं। इट्स कंट्रीब्यूशन इज ग्रेट टू इंक्रीज द इक्वलिटी ऑफ लाइफ एंड लिविंग स्टैंडर्ड ग्लोबली। ठीक है दोस्तों, तो अपने क्या हो सर, कंक्लूजन के तौर पे आप ऐसे दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।